नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस बेहद दिलचस्प लेकिन एकदम अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर को डिकोड करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की इंटरनेट ब्राउजिंग को असल में मुमकिन बनाता है। जी हाँ, बात हो रही है डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम की। आइए बिना किसी देरी के इस पूरे सिस्टम को बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल मन में आता है, एक कंप्यूटर वास्तव में किसी वेबसाइट को खोजता कैसे है? मतलब दुनिया भर में फैले इस विशाल नेटवर्क में बिल्कुल सही सर्वर तक पहुंचना, ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या जादू चल रहा है। आज के हमारे इस रोड मैप में हम बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इंटरनेट की फोन बुक क्या है, फिर इसका डीएनएस पदानुक्रम यानी ट्री स्ट्रक्चर कैसा है। इसके बाद हम डीएनएस लुकअप प्रक्रिया को समझेंगे, क्वेरीज के अलग अलग प्रकारों यानी रिकर्सिव और इटरेटिव पर बात करेंगे और अंत में आधुनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स तक का सफर तय करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले भाग से। नंबर 1, इंटरनेट की फोन बुक। इंसानों के लिए ना शब्दों या नामों को याद रखना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब बात नंबरों की लंबी लंबी सीरीज याद रखने की आती है तो इंसानी दिमाग के लिए ये काम थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जैसे www.google.com जैसे डोमेन नाम याद रखना हमारे लिए चुटकियों का खेल है, लेकिन सच तो यह है कि कंप्यूटर या ब्राउज़र को हमारी ये भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती। वे सिर्फ मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले आईपी एड्रेस ही समझते हैं, जैसे कि 142.250.182.132। तो कंप्यूटरों को आपस में बातचीत करने के लिए इन्हीं नंबरों की सख्त जरूरत होती है। इसी बात पर यह शानदार कोड बिल्कुल सटीक बैठता है कि डीएनएस इंटरनेट एप्लीकेशंस का उपयोग करना इतना आसान बना देता है मानो उन्हें उनके नाम के आधार पर ऑटो डायल किया जा रहा हो, बजाय इसके कि उनके फोन नंबर याद रखने पड़ें। डीएनएस असल में एक बेहतरीन अनुवादक है। यह टाइप किए गए नाम को तुरंत उस नंबर में बदल देता है जिससे कंप्यूटर समझ सके, बिल्कुल हमारे मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर। नंबर 2, डीएनएस पदानुक्रम या डीएनएस हायरार्की। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि दुनिया भर की इतनी विशाल फोन बुक आखिर व्यवस्थित कैसे है? अगर यह सारा डेटाबेस एक ही जगह होता तो क्या वो सिस्टम लोड की वजह से तुरंत क्रैश नहीं हो जाता? और ये ट्री स्ट्रक्चर इस बात को बड़े ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है। डीएनएस को एक ट्री स्ट्रक्चर या उल्टे पेड़ के आकार में डिजाइन किया गया है। ये सबसे ऊपर एक रूट डॉट से शुरू होता है, फिर इसके नीचे टॉप लेवल डोमेन आते हैं जैसे .com, .edu या .gov। इसके बाद ये और नीचे की अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है। यही वो पदानुक्रम है जो इस पूरे सिस्टम को सुपरफास्ट और स्थिर बनाए रखता है। इस विशाल स्ट्रक्चर को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ सख्त तकनीकी सीमाएं भी तय की गई हैं। एक पूरी तरह से योग्य डोमेन नाम या FQDN के हर लेबल में ज्यादा से ज्यादा 63 कैरेक्टर ही हो सकते हैं और पूरा का पूरा डोमेन नाम अधिकतम 253 कैरेक्टर का हो सकता है। ये नियम डेटा को बिल्कुल साफ, सुव्यवस्थित और तेज रखने में बहुत मदद करते हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर। नंबर 3, डीएनएस लुकअप प्रक्रिया। चलिए उस पल पर जूम इन करते हैं जब ब्राउज़र में कोई वेब एड्रेस टाइप करके एंटर दबाया जाता है। उस 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में बैकग्राउंड में आखिर क्या क्या हो जाता है? सच कहूं तो पर्दे के पीछे एक पूरी की पूरी रिले रेस शुरू हो जाती है जो इन 6 चरणों में पूरी होती है। कोई भी क्वेरी सबसे पहले लोकल डीएनएस रिजॉल्वर तक जाती है, वहां से रूट सर्वर, फिर टीएलडी सर्वर और अंत में अथॉरिटेटिव सर्वर तक पूछताछ की जाती है। वही अथॉरिटेटिव सर्वर सही आईपी एड्रेस निकालकर ब्राउज़र को देता है और बस वेबसाइट खुल जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि जॉन नाम का एक व्यक्ति अपने ऑफिस के कंप्यूटर पर काम कर रहा है। जैसे ही वो www.example.com पर जाने के लिए एंटर दबाता है, उसका लोकल मशीन तुरंत एक डोमेन सर्वर से संपर्क करता है। सर्वर फटाक से अपने डेटाबेस में चेक करता है और उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस, जो कि यहाँ 192.168.1.4 है, वापस जॉन के कंप्यूटर को भेज देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। अगर जॉन के लोकल रिजॉल्वर के पास जवाब नहीं होता तो वो बाहर इंटरनेट की दुनिया में जाता है। वो पहले डॉट यानी रूट सर्वर से पूछता है, वहां से जवाब न मिलने पर .com सर्वर का दरवाजा खटखटाता है और अंत में example.com के सर्वर तक पहुंचकर बिल्कुल सटीक एड्रेस निकाल कर लाता है ना कमाल का सफर?
चौथे भाग में बात करेंगे नंबर 4 रिकर्सिव बनाम इटरेटिव क्वेरीज। अब इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि सर्वर इन लंबी लुकअप यात्राओं को संभालते कैसे हैं। मुख्य रूप से इसके दो अलग अलग तरीके हैं। इन दोनों के बीच का अंतर काफी दिलचस्प है। रिकर्सिव क्वेरी में रिजॉल्वर क्लाइंट की तरफ से पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेता है। मानो आपने किसी को काम सौंपा और वो खुद भाग दौड़ के पूरा जवाब ढूंढ लाया। दूसरी तरफ इटरेटिव क्वेरी में सर्वर सिर्फ एक नक्शा या रेफरल दे देता है। वो कहता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप उस अगले सर्वर से जाके पूछ लीजिए। यहां क्लाइंट को खुद कदम दर कदम आगे बढ़ना होता है। अब साइबर सुरक्षा के नजरिए से ये दोनों तरीके बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। रिकर्सिव सर्वर आम यूजर्स के लिए तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन हैकर्स इसका फायदा उठाकर डीएनएस एम्प्लीफिकेशन अटैक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इटरेटिव क्वेरीज में नेटवर्क डिफेंडर्स को बेहतरीन और विस्तृत फॉरेंसिक लॉग्स मिलते हैं। इससे सिस्टम में होने वाली किसी भी गड़बड़ी या खतरे का पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और बहुत ही जरूरी सेक्शन पर। नंबर 5 HTTPS पर डीएनएस को सुरक्षित करना। देखिए, पारंपरिक डीएनएस सिस्टम में हमेशा से एक बहुत बड़ी खामी रही है, और वो है एन्क्रिप्शन की कमी। इसका मतलब है कि कौन सी वेबसाइट ढूंढी जा रही है, इसे नेटवर्क पर रास्ते में कोई भी आसानी से देख सकता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि DOH यानी DNS ओवर HTTPS सुरक्षा की इसी सबसे बड़ी खाई को भरता है। ये प्रोटोकॉल करता क्या है? ये DNS क्वेरी को सुरक्षित HTTPS ट्रैफिक के अंदर एन्क्रिप्ट करके छुपा देता है। इसका सीधा सा फायदा यह है कि कोई भी मैन इन द मिडल छुपकर डेस्टिनेशन का पता नहीं लगा सकता। ब्राउजिंग हिस्ट्री एकदम प्राइवेट रहती है। हालांकि हर तकनीक के अपने दो पहलू होते हैं। एक तरफ DOH प्राइवेसी तो काफी बढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके कुछ कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे भी सामने आए हैं। सोर्सेस के अनुसार NSA और कई ब्रिटिश ISPs जैसे बड़े संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। कारण, क्योंकि DOH पारंपरिक